श्री गणेशाय नमः। आइए शुरू करते हैं। नया सब्जेक्ट आपका जो है, नया सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट आपके इसमें कवर होने वाले हैं, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस। क्या कर सकते हैं इसको? स्ट्रक्चरल एनालिसिस बोल सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस इसका नाम हम दे सकते हैं इसको, ठीक है। वैसे हम अलग अलग फोल्डर करके एप्लीकेशन में प्रोवाइड करेंगे। स्ट्रक्चरल एनालिसिस ही है ये, लेकिन इसमें अलग अलग फोल्डर करके तब आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें हम 3 पार्ट में इसको अलग अलग कर देते हैं। 3 पार्ट कहने की मतलब है कि पहला जो पार्ट हम वो करेंगे वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। क्या है? पहला जो पार्ट हम करेंगे वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। हम सिलेबस अभी यहां पर बात कर रहे हैं, सिलेबस अभी आपको बता रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन बताएंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको काफी कुछ पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है जरा देखिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सबसे पहले आपको हम इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? पूरा इंट्रोडक्शन होगा, जो कि इसमें सोम का भी इंट्रोडक्शन होगा, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का भी इंट्रोडक्शन होगा और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी इसमें इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो ये कहां चला गया? इतनी हमारी मेहनत बेकार हो गई क्या? 1 मिनट रुक जाइए। अगर मेहनत बेकार हुई है तो रिवर्स आएगी भी, ठीक है। सफलता ऐसे थोड़ी ना हाथ चूक चूक जाएगा, ठीक है। तो पहला यहां पर क्या है? इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन, इसमें आप इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद है आपका दूसरा यहां पर है फोर्स। क्या है? फोर्सेस। फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। आप फोर्सेस कहां कहां पर लगते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ये सारी चीजें आप फोर्सेस के बारे में यहां पर देखेंगे। तीसरा है फ्रिक्शन, तीसरा है फ्रिक्शन। चौथा है यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड वगैरह सारा चीज यहां पर देख लेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड जो भी है इसी में आप पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद है सिंपल मैकेनिक्स। क्या है? सिंपल मैकेनिक्स, मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप इतना टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अब कहेंगे सर और भी टॉपिक हैं तो वो नहीं हमें पढ़ाएंगे क्या? देखिए जो सिलेबस में है, अभी कहेंगे ये सिलेबस किस किस चीज का है, तो ये सिलेबस जो है आपका एसएससी जेई का भी है, यूपी ट्रिपल एससी जेई का है, ठीक है, और आरआरबी जेई का भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो जितने भी ये जेई एग्जाम है उन सभी के लिए पूरा सिलेबस है स्ट्रक्चरल एनालिसिस का, ठीक है। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बाद जो हमारा सोम है, या कुछ लोग इसको एमओएस बोलते हैं या फिर स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। सोम, एमओएस या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स जो भी इसको बोलते हो, इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके कवर होंगे इस सिलेबस के अंतर्गत? तो सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। क्या कवर करेंगे? अरे आज ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, नई नई क्लास शुरू हो रही तो प्रॉब्लम कर रहा है, क्या बात है? तो पहला क्या है इसमें? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है। क्या है पहला? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो इसको कवर होगा पहले ये। अब देखिए सबसे पहले ये हम पूरा फिनिश कर देंगे, जल्द ही ये फिनिश हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा आई थिंक। इसीलिए इसको पूरा करने में मैक्सिमम 8-10 दिन लग जाएगा या उससे कम ही में हो जाएगा ये। उसके बाद तुरंत ये प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल शुरू हो जाएगा, जिसमें दूसरा चैप्टर हम शुरू करेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ लेंगे तब आप प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल प्लेन कर सकते हैं, प्लेन कर सकते हैं, ठीक है।
ये आप कवर करेंगे। उसके बाद फिर आपका जो है इसमें चौथा टॉपिक पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनिशिया। मोमेंट ऑफ इनिशिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनिशिया आप इसमें भी मैं पढ़ा सकता था, लेकिन इसी में पढ़ा दूंगा तो जल्दी ठीक रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, एक साथ ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप मोमेंट ऑफ इनिशिया के बाद पांचवा आप पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। क्या पढ़ेंगे? बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। इसी में आपका जो बेंडिंग स्ट्रेसेस इन जो बीम टॉपिक होता है वो इसी में रहता है, ठीक है। स्ट्रेसेस इन बीम है ना एक टॉपिक, वो इसी में रहता है, ठीक है, किसी और में नहीं रहेगा। छठवां आप पढ़ेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। नहीं, छठवां आप पढ़ेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन तो हम स्ट्रक्चर में ले चले जाते हैं ना। छठवां आप पढ़ेंगे इसमें बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, ठीक है। उसके बाद फिर आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन अगले वाले सब्जेक्ट में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर आप आ जाइए कॉलम। कॉलम के बाद आपका टॉर्सन। टॉर्सन के बाद आपका नौवां वाला हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी। एक स्प्रिंग भी है, वैसे स्प्रिंग जल्दी पूछता नहीं है, वो आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह में है, इसमें नहीं है स्प्रिंग, ठीक है। आपके सिलेबस में स्प्रिंग नहीं है। और ये तो हो गई आपकी सोम या एमओएस में टोटल 9 चैप्टर पढ़ेंगे, या कुछ का तो कोई छूटा हो तो वो भी बता देंगे बाद में, तो हम इंक्लूड कर देंगे। वैसे हमारे समझ से नहीं छूटा है जो महत्वपूर्ण है। अब आप पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हम इन सभी को एक ही सब्जेक्ट मान के चल रहे हैं, ठीक है। आप भले 3 सब्जेक्ट अलग अलग माने हो, हमारे लिए ये तीनों एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें इसी में कवर होनी है। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम आपको पढ़ाने वाले हैं डिटरमिनेसी एंड इनडिटरमिनेसी। डिटरमिनेसी एंड इनडिटरमिनेसी। इनडिटरमिनेसी, ठीक है। फिर मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है। मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है। और तीसरा है यहां पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। अब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की कई मेथड हैं, जैसे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, मोमेंट एरिया मेथड है, वो सब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में ही आ जाएगा, ठीक है। और स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जैसे हमारा बेट्टीज लॉ है और कांस्टिग्लियारो थ्योरम है, बहुत सारे थ्योरम है, वो सब मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस में ही उसी में कवर होगा, ठीक है। और एक और है यहां पर एनालिसिस ऑफ ट्रस। एनालिसिस ऑफ ट्रस, ठीक है। ये सभी क्लास आपके हिंदी इंग्लिश मिक्स में ही चलेगा, जैसे कि आपको मैंने आरसीसी यहां पे कंप्लीट किया, ठीक है। थोड़ा सा बचा है वो तो हो जाएगा। तो आरसीसी जैसे कंप्लीट किया हूं वैसे ही ये सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे बेहतरीन तरीके से। अब आप सोच सकते हैं कि आरसीसी कंप्लीट करने में आपको मैं कम से कम 80 घंटा, ऊपर ही हो गया होगा 80 घंटे की, तो 80 घंटे में ऊपर कंप्लीट हुआ है। ये भी तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट करने में लगभग इतने टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इसीलिए सब्जेक्ट अब रुकेगा नहीं, ये फ्लो चलता रहेगा। इस सब्जेक्ट जैसे कंप्लीट होगा वैसे हम स्टील स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी जो दूसरा सब्जेक्ट है वो अभी हम बिल्डिंग मटेरियल शुरू किए हैं, अब शुरू हो जाएगी बिल्डिंग मटेरियल की क्लास, अभी कल नहीं परसों से शुरू हो जाएगी, क्योंकि कल तो आरसीसी थोड़ा सा बच्चा है वो कंप्लीट करेंगे। और जैसे बिल्डिंग मटेरियल खत्म होगी वैसे हम अदर सब्जेक्ट वहां चलाते रहेंगे। बाकी ये सब्जेक्ट उसके बाद डीसीएस, इसको खत्म करना लगातार करके, ठीक है। चलिए,
तो ये आपका टोटल इतना पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाएंगे, फिर सोम एमओएस एसएम पढ़ाएंगे, फिर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। ठीक है, जो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है इसमें जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, इसी इंट्रोडक्शन में हम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन, सोम एमओएस का इंट्रोडक्शन और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का भी इंट्रोडक्शन इसी में देंगे। ठीक है, तो सारा इंट्रोडक्शन आप इसी में पढ़ लेंगे, उसके बाद आपका फोर्सेस अगले टॉप स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर आइए देखते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। ये आप स्क्रीनशॉट तो नहीं ले पाएंगे, बट पीडीएफ अभी अपलोड हो जाएगी, तो वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे जब अपने फोन में, तब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वैसे हम कोशिश करेंगे तो इसकी पहली क्लास यूट्यूब पर भी डाल देंगे, तो वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो है नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चैप्टर फर्स्ट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, इसमें आपका जो है इंट्रोडक्शन पूरा कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन देखें तो आगे की सारी चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है क्या। ये कहां चला गया? ओह, ये कभी कभी इधर उधर हो जाता है गलती से। इंट्रोडक्शन, ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहां पर आइए देखते हैं कि ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आई कैसे, सोम आया कैसे, कहां से। ठीक है, तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये हमारी क्या होती है, मैकेनिक्स होती है। ठीक है, जैसे हमारी कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं आप, तो इंजीनियरिंग में क्या होता है कि बहुत सारे हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल पार्टों की एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे बॉडी होते हैं, कुछ ऐसे बॉडी होते हैं जो स्थिर अवस्था में है, कुछ बॉडी जो ऐसे होते हैं जो गति कर रहे हैं। ठीक है, और ये अलग अलग टाइप की बॉडी हो सकती है मटेरियल की, जैसे कोई रिजिड बॉडी है, कोई डिफॉर्मेबल बॉडी है। रिजिड बॉडी मींस क्या हो रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा फोर्स लगाने पर भी। तो इस तरीके से बहुत सारी बॉडी वो रेस्ट की अवस्था में भी हो सकती है, मोशन की अवस्था में भी हो सकती है, यानी गति की अवस्था में हो सकती है। तो इन सब का जो बिहेवियर है, ठीक है, इन सब का जो बिहेवियर है, इन सब का जो यदि हम देखें कि इन पर क्या फोर्सेस का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, तो इन्हीं सब के बारे में क्या करते हैं हम, मैकेनिक्स के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। अब ये सारी चीजें हो सकती हैं, इसी तरीके से हमारा लिक्विड भी हो सकता है, कोई तरल पदार्थ भी हो सकता है। ठीक है, जिस पर कोई फोर्स लग रहा है, जिस पर कोई क्रियाएं हो रही, उन सब पर हम क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सब का अध्ययन हम मैकेनिक्स के अंतर्गत ही करते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत करते हैं, मैकेनिक्स के अंतर्गत ही करते हैं। तो यहां पर डालेंगे क्या, पहले यांत्रिकी, या फिर इसको हम मैकेनिक्स कहेंगे। एक हम फ्लो चार्ट डायग्राम बनाते हैं जिससे चीजें आपको हमेशा दिमाग में फिट रहे। ठीक है, तो ये है हमारी यांत्रिकी। आज आप सीखेंगे भी यहां पर काफी कुछ कि ये हम सब्जेक्ट कैसे कैसे कहां कहां पढ़ते चले आ रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। और इस मैकेनिक्स को हम इंजीनियरिंग साइंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंजीनियरिंग। जैसे आप साइंस पढ़ते हैं इंटर में, हाई स्कूल में आप साइंस पढ़े होंगे, तो उसी साइंस का जब उपयोग हम इंजीनियरिंग में करें, इंजीनियरिंग मतलब आप जान ही रहे हैं क्या, अभियांत्रिकी, यानी कि जब हम इंजीनियरिंग में करते हैं साइंस का प्रयोग, तो वो हमारा इंजीनियरिंग साइंस कहलाता है। यानी ENGIN इंजीनियरिंग साइंस में, ठीक है, हमारा क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ी जाती हैं। तो इसको हम मैकेनिक्स भी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग साइंस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अगर हम बात करते हैं तो इसके हमारे जो है 3 पार्ट हो जाएंगे। कितने पार्ट हो जाएंगे, 3 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है,
वैसे अगर हम देखें तो बेसिकली 2 ही पार्ट बनेंगे, बट हम 3 पार्ट इसलिए बना रहे हैं कि जो हमारी बॉडी है ठोस, ठीक है, जो बॉडी है ठोस, उसको हम 2 पार्ट में यहां पर डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक, देखिए एक हमारा यहां पर 3 हो गया, 3 में हमारा जो एक है ये है हमारा जो है अप्लाइड मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स, अभी हम बता रहे हैं कि इसमें हम किस चीज का अध्ययन करेंगे, अप्लाइड मैकेनिक्स, या फिर इसको हम लिख सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि अभी आपको यही सब्जेक्ट अभी पहले पढ़ेंगे आप। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, इसको हिंदी में लिख सकते हैं हम अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए और नोट्स कलरफुल पेन से बनाया करिए, हेडिंग रेड से, ठीक है, ये नीले से, ये काले से, इस तरीके से कलरफुल पेन से आप अपना नोट्स बनाया करिए। तो लिखेंगे यहां पर क्या, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, या फिर इसको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लिख सकते हैं अभियांत्रिकी, यांत्रिकी। अभी हम इस पर सब बात करेंगे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा सब पर चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद है यहां पर सोम, या फिर इसको हम MOS भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको SM भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम MOM भी कर सकते हैं। अब सोचिए इतने नाम, कहेंगे सर इतने नाम इसके हैं क्या, अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर इसको जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसको हम बोल सकते हैं पदार्थों की सामर्थ्य, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, पदार्थों की सामर्थ्य। ठीक है, देखिए अगर आप इसका इंग्लिश सारा का लिखना चाहते हैं, जैसे हमारा सोम है, तो सोम को हम लिख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। MOS लिख सकते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। SM लिख सकते हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। और MOM लिख सकते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, MOM, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर जो है देखिए ये नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, सब लोग को बता दीजिए कि आप लोग फटाफट आ जाइए, सब्जेक्ट नया शुरू हो रहा है। अब ये 2 तो यहां पर हो गया, तीसरा जो है वो है आपका फ्लूइड वाला, तरल वाला, तरल पदार्थों की यांत्रिकी, यानी कि मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, तरल। ठीक है, या फिर इसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं, यानी कि तरल पदार्थों की यांत्रिकी, तरल पदार्थों की यांत्रिकी, जिसको आप HHM के नाम से या हाइड्रोलिक मैकेनिक्स के नाम से आप जानते हैं, या फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से आप जानते हैं। जो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड है इसको आप फ्लूइड मैकेनिक्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से, फ्लूइड मैकेनिक्स के भी नाम से इसको जानते हैं आप, ये याद रख लीजिए इसको। तो इसमें आप क्या करते हैं, फ्लूइड का जो हमारा क्या है, फ्लूइड का जो बिहेवियर है उसके बारे में आप अध्ययन करते हैं, या फ्लूइड पर जो हमारे फोर्सेस हैं उन फोर्सेस का क्या प्रभाव पड़ता है फ्लूइड पर, वो सब हम इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये आप क्या पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स आप जो पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, वो सब आप इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, और बाकी ये जो 2 बचे हुए हैं, यही 2 आप अब हम यहां पढ़ाएंगे, ये वाला आपका एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, SSC JEE वाले ये पढ़ चुके हैं, UPSC JEE वाले इनको पढ़ना है अभी। ठीक है, बाकी RRB JEE वालों को भी ये पढ़ा चुके हैं। ठीक है, पूरा लेक्चर हो चुका है।
और इसमें जो है अप्लाइड मैकेनिक्स और सोम एमओएस जो एसएम है ये अब देखेंगे, ठीक है। इनमें अब देखिए ये जो हमारा इसमें क्या होता है कि जो हमारी तरल पदार्थ है उन तरल पदार्थ पर जो हमारे फोर्सेस का प्रभाव है या उनका जो व्यवहार है तरल पदार्थ का, उसके बारे में हम इसमें क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। जो हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स से और ये जो हमारा सोम जिसको हम बोल रहे हैं एमओएस है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी बॉडी ठोस बॉडी का अध्ययन करते हैं। ये ठोस बॉडी दो तरीके की हो सकती है, एक रिजिड और एक डिफॉर्मेबल। रिजिड बॉडी यानी कि दृढ़ हमारा क्या है, ये बॉडी है, दृढ़ पिंड है। जैसे हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है कि उसमें डिस्प्लेसमेंट हो या आगे मूवमेंट हो, लेकिन उसके जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस में कोई परिवर्तन यदि नहीं होता है या उनके पार्टिकल में कोई हरकत या कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, रिजिड बॉडी। आप ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और बॉडी में क्या हो, परिवर्तन हो, बॉडी में उसके डायमेंशंस में परिवर्तन हो, उनके पार्टिकल आगे पीछे हो जाए या पार्टिकल के बीच में जो गैप है वो चेंज हो जाए, तो ऐसे बॉडी को हम बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी। जैसे आप किसी स्टील मटेरियल पर आप दाब लगाएं, प्रेशर लगाएं उस पर, तो वो मटेरियल क्या हो, फैल जाए। फैल रहा है तो इसका मतलब पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं। जब पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है, हमारी वो बॉडी फैल रही है, तो उसको हम डिफॉर्मेबल कहेंगे, यानी डिफॉर्म कर रही है, ठीक है। और जो हमारा क्या है कि रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी ऐसा कोई मटेरियल, जैसे आप कोई समझ लीजिए कोई स्टोन ले लीजिए, बहुत हार्ड स्टोन हो और उस पर फोर्स अप्लाई करें तो क्या हो, वो उसके डायमेंशन में परिवर्तन ना हो, उनके पार्टिकल एक इधर उधर भागे भी ना, चेंज ना हो, तो ऐसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी का अध्ययन जो हम करते हैं, जैसे रिजिड बॉडी पर कोई हम फोर्स लगाएं या उनका नेचर क्या है या उन फोर्सेस का उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे बॉडी पर जो हम अध्ययन करते हैं, रिजिड बॉडी पर जो अध्ययन करते हैं, उसको हम अप्लाइड मैकेनिक्स में अध्ययन करते हैं, ठीक है। वो अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत उस बॉडी का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो हम स्टडी इसमें करते हैं, वो स्टडी करते हैं हम रिजिड बॉडी का, किसका, रिजिड बॉडी का अध्ययन करते हैं। अभी मैं लिखवा भी दूंगा क्योंकि इससे आपको याद रहेगा, जो चीज मैं बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, अभी मैं उसको लिखवा भी दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो सोम और एमओएस है, या एसएम बोल रहे हैं या एमओएम बोल रहे हैं, इसमें हम किस तरह का अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम डिफॉर्मेबल बॉडी का अध्ययन करते हैं, यानी ऐसी ये बॉडी होती है जिसमें फोर्स लगाने के बाद उनके पार्टिकल में परिवर्तन हो, चेंजेस हो जाए, दूरियां बढ़ जाएं, ठीक है। तो ऐसे हम बॉडी का जो अध्ययन करते हैं उसको डिफॉर्मेबल बॉडी, और इसी के अंतर्गत वो अध्ययन किया जाता है सोम में, ठीक है। सोम में यानी स्टडी हम क्या करते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी का करते हैं। क्या करते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी का करते हैं, ठीक है। आप जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, वो इन्हीं दोनों का मिलाकर वहां पर प्रतिरूप एक तरह से पढ़ रहे हैं, यूज करके पढ़ रहे हैं आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको हमेशा याद करनी होगी कि ये रिजिड बॉडी का अध्ययन किया जाता है, इसमें डिफॉर्मेबल बॉडी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और डिफॉर्मेबल बॉडी है चाहे रिजिड बॉडी हो, इन सब पर फोर्सेस का जो बल है, बलों का क्या प्रभाव है या इनकी क्या प्रकृति है, इनका क्या व्यवहार है, भाई कैसा ये बिहेव कर रहे हैं, इन सब का जो एनालिसिस किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वो सब क्या है आपके इसी के अंतर्गत आएंगे, चाहे वह रिजिड बॉडी पर हो चाहे डिफॉर्मेबल बॉडी हो, इसी के अंतर्गत अध्ययन की जाती है। अगर रिजिड बॉडी पर वो सारा अध्ययन कर रहे हैं तो हम अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत वो आएगा, और डिफॉर्मेबल बॉडी का अध्ययन कर रहे हैं तो वो सोम या एमओएस पर आएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आई बात। किसी को कोई डाउट है तो बताइए कि हाँ सर ये चीज हमें नहीं समझ में आया, ठीक है। क्लियर, चलिए आगे देखिए यहां पर
ये क्या कह रहे हैं दीपेश, कह रहे हैं एक दिन में 3-3 सब्जेक्ट रखिए। 3 सब्जेक्ट रखेंगे ना तो दिमाग ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, स्थिर नहीं रहेगा। जो पढ़ो उसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहो। जैसे अभी पढ़ रहे हो तो इसी सब्जेक्ट, अब 2 सब्जेक्ट आप डेली पढ़ोगे, 3-3 सब्जेक्ट, ये डिप्लोमा नहीं कर रहे हो कि 4-4 सब्जेक्ट लगातार पढ़ते रहिए भाई। एक एक कम से कम 2-2 सब्जेक्ट पढ़े, 2 सब्जेक्ट से ज्यादा पढ़िए ही मत। जब सारा सब्जेक्ट एक बार पढ़ लीजिए तब आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन आप पहली दफा पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो कम से कम 2 सब्जेक्ट बस, इससे ज्यादा मत पढ़िए। ठीक है, जब खत्म हो तब पढ़िए, चीजों को समझिए। अभी आप तैयारी नहीं किए ना तो चीजों को नहीं जान रहे हैं, जो बता रहे उसको सीखिए। आप डिफिनीशन जरा लिख लीजिए इन सब का, डिफिनीशन लिख लीजिए जरा इन सब का, जितना मैं समझाया आपको सारी चीजों का, थोड़ा थोड़ा करके बहुत शार्ट में लिखवाएंगे डिफिनीशन। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट फटाफट। तो लिख लीजिए, पहले यहां पर डालिए अप्लाइड मैकेनिक्स, या पहले मैकेनिक्स का लिखवा देते हैं, लिख लीजिए मैकेनिक्स। डेफिनेशन लिखवाना इसलिए जरूरी है कि ताकि भविष्य में आपको याद रहे। ठीक है, लिखेंगे कि, लिखिए, लिखेंगे कि मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के अंतर्गत, अंतर्गत, ठीक है, फोर्सेस का नेचर, फोर्सेस का नेचर, नेचर, व्यवहार, ठीक, एवं वस्तुओं, वस्तुओं मतलब, वस्तुओं मतलब जैसे मशीन हुआ कोई, या कोई बॉडी हुई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या कोई हमारा जो है फ्लूइड हुआ, ठीक, आदि पर, आदि पर फोर्सेस के प्रभावों का या इफेक्ट का, क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्लियर। मैकेनिक्स क्या है, या जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कर सकते हैं, कि मैकेनिक्स के अंतर्गत फोर्सेस का नेचर कैसा, उसका प्रकृति है, व्यवहार कैसा है, वस्तुओं जैसे कि मशीन हुई, चाहे बॉडी हुई, चाहे फ्लूइड हुआ, इन सब पर क्या है, फोर्सेस का क्या इफेक्ट है, ये सब अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसके, मैकेनिक्स के अंतर्गत। दूसरा लिखेंगे यहां पर अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स लिखेंगे इसमें कि इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत अंतर्गत, ठीक है, रिजिड बॉडी पर, रिजिड बॉडी पर फोर्सेस की प्रकृति, प्रकृति यानी कि नेचर, व्यवहार, व्यवहार एवं फोर्सेस के प्रभावों का या इफेक्ट का, फोर्सेस के प्रभावों या इफेक्ट का अध्ययन किया जाता है, इफेक्ट का अध्ययन किया जाता है। अभी हम चित्र द्वारा भी समझा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, सेम यही डेफिनेशन रहेगा, सिर्फ यहीं पर डिफॉर्मेबल बॉडी डाल दीजिए। ठीक है, सेम यही डेफिनेशन, डिफॉर्मेबल बॉडी डाल दीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर सोम,
या फिर MOS या फिर SM। बाकी हिंदी इन सब का मैं लिख चुका हूं पीछे, इन सब का हिंदी फुल फॉर्म सब पीछे लिखा हूं, ठीक है। जो जरूरत है वही डिफिनीशन आपको दे रहा हूं। लिखेंगे इसमें कि इसके अंतर्गत डिफॉर्मेबल बॉडीज पर फोर्स की प्रकृति, नेचर जिसको बोलते हैं, या फिर व्यवहार एवं फोर्सेस के प्रभावों या इफेक्ट का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नोट करिए इसको। फ्लूइड में तो जान ही रहे हैं, फ्लूइड वाले में तरल पदार्थों का अध्ययन होता है, ठीक है। तो उसको भी चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे मैं उसको वहां पर लिखवाया भी हूं, वहां पर मैं समझाया भी हूं, ठीक है। ठीक है, इसमें जगह छोड़े हैं आप लोग कि नहीं अभी? ये फिर यहां पर कैसे इस पहुंच गया? एक मिनट रुक जाइए, ये जो है चेंज हो गया है कैसे? रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, सेव नहीं हुआ है क्या इसमें? सही है, चलिए एक बार चेक कर लेंगे सेव करते समय, नहीं तो पता चला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा इसमें और जानकारी लीजिए, थोड़ा सा और जानकारी लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। इसमें जगह आपके पास होगी थोड़ा सा। जो ये रिजिड बॉडी का हम अध्ययन करते हैं, ये दो अवस्थाओं में करते हैं। कितनी अवस्थाओं में? दो अवस्थाओं में, ठीक है। पहली जो अवस्था होती है वो हम रेस्ट अवस्था में करते हैं, यानी कि स्टैटिक। और दूसरी जो अवस्था है वो है किसमें? डायनेमिक। तो ये दो अवस्थाएं भी इसमें होती है, लिख लीजिए। स्टैटिक अवस्था में करते हैं जो कि रेस्ट होता है, और एक डायनेमिक जो कि गति करता है। ठीक है, स्टैटिक यानी कि रेस्ट, डायनेमिक यानी कि गति। ठीक है, तो ऐसा भी इसमें होता है। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। तो वो वाला तरल वाला तो नहीं लिखवा रहे हैं, तरल वाला जाने दीजिए, क्योंकि जो आपको जरूरत हो उतने लिखिए। वो वाला फ्लूइड वाला बस कुछ नहीं है, उसमें आप सिर्फ लिख दीजिएगा कि तरल मटेरियल पर, ठीक है, फ्लूइड पर फोर्सेस का ये सब का अध्ययन करते हैं, बस, और कुछ नहीं उसमें। ठीक है, अगर लिखना हो तो। ठीक है, चित्र बनाइए इस सब का, जो हम अध्ययन ये कर रहे हैं, चित्र बनाइए। देखिए, तो यहां पर एग्जाम्पल एक देते हैं उदाहरण के तौर पर। सपोज दैट कि हमारी रिजिड बॉडी है, क्या है? रिजिड बॉडी है। अब रिजिड बॉडी पर क्या करते हैं कि ये मान के चलते हैं कि ये कोई हमारी बॉडी है इस तरीके से, ऐसे कोई बॉडी मान लीजिए, ऐसे ऐसे है बॉडी, ठीक। अब
इस बॉडी पर हम ये मान के चलते हैं कि ये कोई ऐसे डायमेंशन, एक पॉइंट यहां से एक पॉइंट यहां से ऐसे देख ले, कोई ऐसे लाइन इस पर डाल देते हैं, सपोज दैट इस पर कोई लाइन ऐसे डाल दिए, ठीक है, और इस तरीके से ये लाइन डाल दी है और इसकी जो लंबाई है वो एल है, ए और बी, ठीक है। ये कोई बॉडी है, इसकी लंबाई, इस पर लाइन खींच दी है ए और बी, क्योंकि अगर ये लंबाई में परिवर्तन हुआ तो समझ जाएंगे क्या हो रहा है, कोई बॉडी में परिवर्तन है। या पार्टिकल देखेंगे तो ये पार्टिकल ए पार्टिकल बी ले लीजिए, ए पार्टिकल और बी पार्टिकल के बीच डिस्टेंस, ऐसा भी आप कह सकते हैं, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी समझना उसे समझ लीजिए। अब इस पर हम कोई फोर्स अप्लाई कर दिए, मान लीजिए कोई एफ फोर्स अप्लाई किए, ठीक है। अब यहां पर क्या था कि जो हमारी टाइम है, टाइम क्या है यहां पर टी, ठीक है, यहां पर क्या है कि टी इज इक्वल टू 0, और यही टाइम क्या हो रहा है, मान लीजिए चेंज हुआ, t0 से टी टाइम में, टी टाइम में हमने क्या किया, यही बॉडी का हमने जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये सेम बॉडी यही उठा के यहां पर बना देते हैं, सेम बॉडी यही बना देते हैं यहां पे, अरे कॉपी क्यों नहीं हो रहा है भाई, अरे कॉपी क्यों नहीं हो रहा है ये, हाँ, जैसे सेम टी समय में, सेम टी समय में यहां पर जो है ये, ठीक है, क्या हुआ देखिए जरा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, देख रहे हैं, यानी कि जो ये L है ये L1 मान लीजिए, तो यानी कि L बराबर L1 ही रह गया, यानी कि T यहां पर समय 0 था, कुछ T टाइम लिया, मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो पार्टिकल के बीच जो L डिस्टेंस थी वो L1 दोनों बराबर ही रही, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहेंगे, क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी, ठीक है। अब यही चीज अगर हम डिफॉर्मेबल बॉडी में देखते हैं, यही चीज अगर हम डिफॉर्मेबल बॉडी में देखते हैं, तो सपोज दैट आप यही उठा के ले, ये चित्र फिर से बना दीजिए, फिर से बना दीजिए यही, ठीक है, और यहां पर जो है ये L1 रखिए, क्या L रखिए, सेम L रखिए, इस पे भी फोर्स अप्लाई करिए, कुछ टाइम t0 ही रहे, टाइम कुछ होगा तो आप यहां पर देखेंगे कि इसके बॉडी में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाएगा, L1 A B, आपने यहां पे देखा कि जो ये L है ये नॉट इज इक्वल टू L1, होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे बॉडी को हम क्या कहेंगे, डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है। अगर लंबाई सेम हो जाती पार्टिकल पार्टिकल के बीच, डिस्टेंस L1 बराबर L, तब ये रिजिड बॉडी, L1 इज नॉट इक्वल टू L, तो डिफॉर्मेबल बॉडी। समझ में आई बात, कहने की यही मतलब है कि जैसे इस पे फोर्स अप्लाई किया और आपने क्या हुआ, ये बॉडी हो सकता है डायमेंशन चेंज हो गया हो, जैसे आप स्टील पर, किसी स्टील पर आप जब अप्लाई करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं, तो उसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, बॉडी की लंबाई जो है वो बढ़ जाती है, या कभी कभी अगर कंप्रेशन लगा रहे हैं तो घट भी जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा, घट भी जाती है, ठीक है। चलिए तो ये नोट कर लीजिए फटाफट फटाफट, हाँ डिफॉर्मेबल कर गया, अभी समझ में आया। आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट
टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज TITES। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, अदिश एवं सदिश राशियां। कितने लोग जानते हैं ये टॉपिक? कितने लोग ये टॉपिक जानते हैं बताइए। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे कि सदिश और अदिश राशियां क्या हैं। इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो मैं देखता हूं लगभग कहीं ना कहीं पूछ लेता है कि सदिश राशि निम्न में से कौन है, सदिश राशि निम्न में से कौन नहीं है, ऐसा पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सदिश राशि है, कौन सा अदिश राशि है। पहले सदिश अदिश राशि के बारे में तो जान लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। देखिए ये जो आखिर ये सदिश और अदिश राशियां पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि एक तरह से ये क्वांटिटीज हैं। ये जो क्वांटिटीज होती हैं ये किसी वस्तु के मैग्नीट्यूड को दर्शाती हैं। क्या करती हैं? किसी वस्तु के मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब समझ रहे, परिमाण। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। जैसे हम कह दें कि ये 5 किलो चना है तो यानी कि 5 किलो जो है क्या है, वो मैग्नीट्यूड है, उसका परिमाण है, ठीक है, क्वांटिटी की उसको बता रहा है। तो यही चीज यहां पर कह रहा है कि वस्तु के मैग्नीट्यूड की जानकारी यहां पर दे रहा है, ठीक है। तो लिख लीजिए इसमें, किसी वस्तु के मैग्नीट्यूड या परिमाण ठीक है, मैग्नीट्यूड की जानकारी देने वाली संख्या को क्वांटिटी कुल मिलाकर बताता है। संख्या को क्वांटिटीज कहते हैं, इसीलिए इसको हम क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के जो मैग्नीट्यूड होती है उसकी संख्या को ये बताएगा। जैसे कोई चीज हमारी दूरी है तो डिस्टेंस 5 किलोमीटर चले तो 5 किलोमीटर क्या है, उसकी दूरी हुई। तो 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है, समझ रहे हैं। 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है। कोई चीज तौल रहे हो 6 किलो है तो 6 क्या है, मैग्नीट्यूड है। जो उसमें क्या निकल के आ रहा हो, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण निकल के आ रहा है। तो ये क्या करता है, ये जानकारी देता है कितनी संख्या है। तो इसी को हम बोलते हैं क्वांटिटीज। कुल मिला के क्वांटिटीज क्या है, मैग्नीट्यूड की संख्या को बताता है। क्लियर। अब यहां पर जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज हुई, अदिश और सदिश राशियां हुई, जो ये क्वांटिटीज होती हैं, ये दो राशियां इसमें क्यों आ रही हैं, क्योंकि यहां पर इनके जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है इन दोनों पे डिपेंड करेगा। जैसे हो सकता है कि ऐसा कोई रिजल्ट हो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का रोल अदा हो रहा हो, या ऐसा कोई हो सकता है कि डायरेक्शन उसमें ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो ही ना। समझ रहे हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर यह समझिए कि हम आपसे ये कह दें कि 5 किलोमीटर वह जाता है, तो 5 किलोमीटर जाता है तो सिर्फ यहां पर मैग्नीट्यूड को दिखाया जा रहा है, यानी कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। वो डिस्टेंस यानी जो दूरी हुई, ये क्या हुआ, दूरी एक तरह से सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड है। सिर्फ क्या है, उसमें मैग्नीट्यूड है। दिशा को उसमें नहीं बताया गया, उसमें दिशा को नहीं बताया गया, यानी कि डिस्टेंस में हमारी क्या है, दिशा नहीं होती है, ठीक है। डिस्टेंस में क्या है, दिशा नहीं होती। जैसे अगर हम ये कहें कि फोर्स, अगर हम कहें कि फोर्स
फोर्स क्या है? बल। अब सोचिए बल जो है ये मैग्नीट्यूड और इसमें डायरेक्शंस में दोनों है कि एक है? सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। अब सोचिए बल जो लगता है वो ऐसा तो नहीं कि हवा में ऐसे लग जाता है। बल या तो ऊपर लगेगा, या तो नीचे लगेगा, या बाएं लगेगा, या दाएं लगेगा, या तिर्यक लगेगा, कोई न कोई दिशा में लगेगा, किसी न किसी डायरेक्शन में लगेगा। बात समझ रहे हैं? जो हमारा फोर्स है, फोर्स वो तभी कहा जाएगा जब वो किसी डायरेक्शन में लगेगा। जैसे हम कह दें कि कोई हमारी बीम है और इस बीम पर फोर्स लग रहा है, तो बीम पर फोर्स लगेगा तो किसी न किसी डायरेक्शन में लगेगा, चाहे वो ऊपर से नीचे लगे, चाहे नीचे से ऊपर लगे, चाहे तिर्यक लगे, चाहे बाएं से लगे, चाहे दाहिने लगे, लेकिन किसी न किसी डायरेक्शन में ही लगेगा वो। और ये जो लगेगा तो किसी क्वांटिटी में ही लगेगा। जैसे ऐसा तो है नहीं कि बस हवा में लग जाएगा भाई, 1 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन, कुछ न कुछ लगेगा ही लगेगा। तो कुल मिला के जो हमारा फोर्स है ये समझ में आता है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शंस भी है, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो जब किसी राशि में, एक तरह से क्या है, ये हमारा फोर्सेस है। अब फोर्सेस किस प्रकार की राशि है, किस प्रकार की क्वांटिटीज है? फोर्सेस क्या कहेंगे, किस प्रकार की क्वांटिटीज है? ये इस प्रकार की क्वांटिटीज है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जब दोनों होता है तब उसको हम बोलते हैं सदिश राशि। क्या बोलते हैं उसको? सदिश राशि। और जब दोनों नहीं होता है तब क्या बोलते हैं? अदिश राशि। यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा। क्या रहेगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा। जब सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा तो उसको हम अदिश राशि बोलते हैं, और जब दोनों रहेंगे तो उसको हम सदिश राशि बोलते हैं। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? तो देखिए जरा इसका डिफिनीशन लिख लीजिए फटाफट। डिफिनीशन लिख लीजिए फटाफट। तो डिफिनीशन लिखेंगे तुरंत। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए अदिश राशि। अदिश राशियां, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या? स्केलर क्वांटिटीज। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं बहुत बार देखा हूं इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इंट्रोडक्शन में कवर करा। लिखेंगे अदिश राशि का अर्थ है, अदिश राशि का अर्थ है दिशाहीन, यानी इसमें कोई दिशा नहीं होती। दिशाहीन या दिशा रहित। दिशा रहित वे राशियां या वे क्वांटिटीज जिनमें केवल परिमाण या मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है या ओनली मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं, यानी कि डायरेक्शन नहीं। होती अदिश राशि कहलाती है। ओके, उदाहरण के तौर पर जैसे लंबाई हुआ, उदाहरण के तौर पर जैसे लंबाई हुआ। लंबाई मीन्स जैसे हमारी लेंथ हुई कोई। ठीक है, लेंथ को हम ये लिख सकते हैं, डिस्टेंस भी लिख सकते हैं।
ठीक है, डिस्टेंस लिख सकते हैं, डिस्टेंस मतलब दूरी जिसको बोलते हैं, ये भी हो सकती है, चाल भी हो सकती है, स्पीड, ठीक है, तापमान हो सकता है, ऊर्जा हो सकती है, एनर्जी जिसको बोलते हैं, और द्रव्यमान हो सकता है जो कि हमारा ये मास है। और क्या हो सकता है इसमें, और इसमें हो सकता है आपका विद्युत धारा भी हो सकती है, विद्युत धारा हो सकती है। विद्युत धारा शायद अपवाद है क्या, अभी मैं देखूंगा बाद में। विद्युत धारा भी हो सकता है, आवेश भी हो सकता है, प्रतिरोध भी हो सकता है, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा भी हो सकती है, इसी के अंतर्गत सब आते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। अगर हम दो अदिश का गुणनफल करें, जैसे मान लीजिए लंबाई 5 मीटर है, तो 5 मीटर का 5 मीटर से गुणा कर दीजिए, लंबाई से लंबाई का, तो क्या आएगा, 5×25 क्या निकलेगा, 25×5=25 क्या निकलेगा, गुणनफल करने से सेम निकलेगा, यानी अदिश ही निकलेगा। तो कुल मिला के हम इसमें ये लिख सकते हैं कि अगर हम अदिश अदिश का गुणा करें तो लिखेंगे दो अदिश का गुणा करने पर, दो अदिश का दो अदिश का गुणनफल सदैव अदिश होता है, सदैव अदिश होता है, ये चीज याद रखिएगा। जब दो अदिशों का गुणनफल होगा तो अदिश ही रहेगा। ठीक है, एक चीज और है इसमें, इसमें जो सामान्य बीजगणित वाला सिस्टम होता है, जैसे एक्स से एक्स को जोड़ेंगे इस तरीके से, फिर एक्स को एक्स से घटाएंगे इस तरीके से, तो ये प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है। तो लिखेंगे इसमें, लिखेंगे इन्हें सामान्य बीजगणितीय नियमों, सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा जाता है। जोड़ा, घटाया या गुणा या भाग दिया जाता है। ठीक है, बस इसमें इतने लिखना था। ठीक है, तो यहां पर देखिए जरा, अदिश राशि का अर्थ है दिशाहीन, दिशा रहित, ठीक है, दिशाहीन, दिशा रहित है ये, वे राशियां जिनमें केवल परिमाण ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, अदिश राशि कहलाएगी। ठीक है, लंबाई की अगर बात करें, जैसे इसमें है डिस्टेंस है, चाल है, तापमान है, ऊर्जा है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा, आवेश, प्रतिरोध, विशिष्ट ऊष्मा आदि, दो अदिश राशि का अगर हम गुणनफल करते हैं तो सदैव अदिश ही मिलेगा। जो आप वो कह रहे हो 25 मीटर स्क्वायर, वो अदिश ही मिल रहा है, उसमें कोई दिशा नहीं मिल रही है। ठीक है, इन्हें सामान्य बीजगणितीय नियमों के द्वारा जोड़ा भी जाता है, घटाया भी जाता है और भाग भी दिया जाता है। नोट कर लीजिए बस। अब हम बात करेंगे किसका, सदिश राशि का, सदिश राशि का। उसमें दिशा भी होती है, उसमें क्या होती है,
दिशा भी होती है। ठीक है, तो लिखिए जरा उसमें। लिखेंगे इसमें सदिश राशियां। सोच रहे होंगे सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ये थोड़ा सा बेसिक पढ़ा रहे हैं इसलिए कि आता है। ठीक है, परेशान मत होइए कि सर फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं इसमें। तो लिखेंगे सदिश का अर्थ है, सदिश का अर्थ है, इसका क्वेश्चन आता है इसलिए पढ़ा रहे हैं। अर्थ है, ठीक है, दिशा सहित, दिशा सहित। ठीक है, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और दिशा, दिशा जानते हैं ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, दिशा यानी कि डायरेक्शन, दोनों होते हैं। ठीक है, सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर इसमें लिखेंगे कि जैसे हमारा वेलोसिटी यानी कि वेग, वेलोसिटी या फोर्स पहले लिख लीजिए, फोर्स यानी कि बल, वेलोसिटी यानी कि वेग। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो हो गया था उसमें ना, त्वरण, एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको, एक्सेलरेशन, त्वरण। ठीक है, और बलाघूर्ण जिसको मोमेंट हम बोलते हैं, भार, लोड या फिर वेट कह सकते हैं, इसी के अंतर्गत आएगा। और आप लिख सकते हैं कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है ना कि ये क्लियर रहता है कि हम कि कैसा डिस्टेंस चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, ऐसा क्लियर रहता है। हॉरिजॉन्टल मतलब एक दिशा उसमें पता चल जाती है। ठीक है, और चुंबकीय आघूर्ण भी इसमें आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट, स्ट्रेस भी इसमें आ जाएगा। और आदि कर दीजिए। ठीक है, आदि कर दीजिए। नेक्स्ट इसी में और लिखेंगे जरा, इसमें इनका गुणनफल जो है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि इनका गुणनफल हमेशा अदिश, जैसे अदिश वाले में क्या था कि अदिश अदिश का गुणा करने पर अदिश आ रहा था, सदिश सदिश का गुणा करने पर ये जरूरी नहीं है कि सदिश ही आए, अदिश भी आ सकता है, सदिश भी आ सकता है। ठीक है, तो लिखें यहां पर कि दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल का गुणनफल, गुणनफल अदिश और सदिश दोनों हो सकता है, अदिश और सदिश
दोनों हो सकता है। ठीक है, और वो बीजगणितीय योग वाला जो है इसमें नहीं होता। ठीक है, जैसे उसमें जोड़ा किया जा रहा था, इसमें नहीं होता है। तो लिख दीजिए ये सदिश जो बीजगणितीय नियम है उसको पालन नहीं करता। ठीक है, तो इसे ऐड कर लीजिए। इसको कभी कभी पूछ लेता है, मान लीजिए, तो लिख लेंगे आप। इन्हें सामान्य बीजगणितीय बीज लिखे हैं उसमें, बीज लिखे हैं, देख लेते हैं। बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा घटाया भाग नहीं दिया जा सकता। जोड़ा घटाया या गुणा या भाग नहीं दिया जा सकता। ठीक है, नोट करिए। विद्युत धारा जो होती है उसमें परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड तो होगा, साथ ही साथ उसमें डायरेक्शन भी होता है। जैसे आपको पता होता है ना कि आप विद्युत धारा किस तरफ भेज रहे हो, होता है ना। तो लेकिन उसको फिर भी जो है अदिश में रखा जाता है। उसके पीछे कारण क्या है कि ये जो है ना सदिश नियमों का पालन नहीं करता। सदिश जो नियम है उसका पालन नहीं करता, यानी कि इनका गुणनफल, इनका बीजगणितीय योग, इसका पालन नहीं करता नियम का, जोड़ घटाना गुणा वाला। ठीक है, वेक्टर स्केलर का ट्रिक बताएं। ट्रिक का उसको दिमाग में सेट करिए कि उसमें दिशा है कि नहीं है। जैसे अगर आप फोर्स लेते हैं तो फोर्स का दिमाग में लगाइए कि फोर्स हवा में तो लगेगा नहीं, फोर्स तो या तो नीचे लगेगा या तो ऊपर लगेगा, यानी दिशा की बात आ रही है यहाँ पर। मैग्नीट्यूड तो सभी में रहता है, मैग्नीट्यूड को तो भूल जाइए, मैग्नीट्यूड सब में रहता है। बस आपको ध्यान ये देना है कि डायरेक्शन है कि नहीं है, बस इसमें डायरेक्शन है कि नहीं है। वेलोसिटी है, वेग है। अब जैसे कोई कहेगा कि 5 किलोमीटर की जो है या इतनी वेग से ये जा रहा है, ये गाड़ी इतनी वेलोसिटी से जा रही है, तो गाड़ी जो जा रही है वो हॉरिजॉन्टल दिशा में जा रही होगी ना, दिशा तो निश्चित होगी उसकी, तभी तो जा रही है वेलोसिटी। तो इसीलिए उसमें भी आगे एक्सेलरेशन, उसमें भी यही चीज सेम काम करेगा। मोमेंट ले रहे हैं तो मोमेंट जो लेते हैं या तो वर्टिकल निकालेंगे या तो हॉरिजॉन्टल से निकालेंगे। तो दिशा उसमें होनी चाहिए कुल मिला के, बस ये ध्यान रखना। लोड है, अब कोई चीज का भार है, अब ऐसा रखोगे इसका भार हम कहते हैं तो नीचे ही लग रहा है, तो ये भी दिशा निश्चित हुई। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ध्यान ये देना है, मैग्नीट्यूड को तो भूल जाइए, सिर्फ डायरेक्शन का ध्यान देना। डायरेक्शन, अब जैसे पीछे वाले में जब आप आएंगे तो अब जैसे हम कहते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस मापो, लेकिन क्लियर नहीं है कि डिस्टेंस वर्टिकल मापना है कि हॉरिजॉन्टल, या लंबाई किसा नाप नहीं क्लियर है। ठीक है, और इसमें जैसे हमारा जो है चाल है, स्पीड, हम कहते हैं कि ये व्यक्ति इतनी चाल से जा, या कोई भी चाल है। अब चाल वो गोला वाला भी चाल हो सकता है, चक्का पहिया रोटेट कर रहा है चाल से, तो और ये भी जा भी रहा किस चाल, तो चाल नहीं क्लियर हो सकती कि चाल में क्या मतलब दिशा की कोई रोल हो। तापमान है, टेम्परेचर कम ज्यादा, और इसमें कोई दिशा का रोल है नहीं। ऊर्जा है, द्रव्यमान है, मास, मास में तो कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर। चलिए, हाँ बोलिए। बोलिए। त्रिभुज के नियमों का पालन, हाँ तो जब उसमें रहेगा वो डायरेक्शंस वाला तुम का पालन करेगा। सर ये लाइन आप नहीं लिखा है, क्यों छोड़ दिए हैं? कहाँ लाइन नहीं लिखा है? जितना जरूरत है हम उतने लिखवाए हैं।
ठीक है, अब तुम लगो कह दो हम फिजिक्स पूरा पढ़ा दें, सब उसमें लिखाते लगे, हमें जितना जरूरत है, जितना एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं हम उतना ही लिखवाएं। अगर सदिश सदिश में और भी चीजें होंगी तो हम वो नहीं पढ़ाए हैं, ठीक, हम फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं इसीलिए कुछ नहीं लिखवा रहे हैं। सदिश सदिश का गुणनफल काहे सदिश सदिश का गुणनफल करोगे, तब वो कोई और चाहे सदिश निकलेगा चाहे अदिश निकलेगा, उसमें क्या करोगे, उसका सेम सेम का गुणा करना का देखते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट करोगे तो कुछ भी निकल सकता है, उसका क्या करोगे, उसका तो कोई फिक्स नहीं है ना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, समझ रहे हो, कुछ भी निकल सकता है उसका। कहाँ पे आया हुआ है, भेजो हमें व्हाट्सएप पे, हम तो नहीं देखे, हमें तो नहीं देखे भाई क्वेश्चन ऐसा। वो कोई न्यूमेरिकल होगा तो उसमें जैसे ट्रस व्रस का होगा तो उसमें कोई लग रहा होगा, तो उसमें जो है हमारा फोर्स फोर्स लग रहा होगा ऐसे फोर्स, तो ऑटोमेटिक जो है वो सदिश का पालन करेगा। मतलब ऐसा होता है ना, कुछ फोर्स लग रहा होगा, कुछ उसपे मतलब कुछ न कुछ लग रहा होगा, तो वो उससे तो वो हो गया ना, वो पालन कर रहा नहीं कर रहा वो तो अलग बात हो गई फिर। ठीक है, इसमें एक चीज ऐड कर लीजिए कि जो विद्युत धारा है, एक चीज ऐड कर लीजिए क्योंकि हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ ले, नोट में लिख लीजिए। देखिए इसमें जितनी जरूरत है मैं सिर्फ उतना ही बताया हूं आपको, ठीक है, अनावश्यक नहीं बताया हूं, नहीं तो है पढ़ने को तो बहुत लंबा टॉपिक ये सब है, पढ़ते रहोगे दिन भर। लिखेंगे कि विद्युत धारा इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, बट ये अदिश राशि के अंतर्गत हम रखते हैं इसको, तो लिखेंगे विद्युत धारा में मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। त्रिभुज वाला व्हाट्सएप कर दो हमें जरा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन यह अदिश राशि है, ठीक है, क्योंकि धारा जो करंट होती है, क्योंकि धारा सदिश नियमों का पालन नहीं करती, ठीक है, तो ये एक अपवाद है, नोट कर लीजिए। अरे देखा है, मुझे भेजना तो हम समझेंगे ना कि क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है कहां से नहीं पूछ रहा है, जब तक आप भेजोगे नहीं हम कैसे जानेंगे क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है कहां से नहीं पूछ रहा है, हवा में थोड़ी ना समझ जाएंगे। ठीक है, नोट कर लिए इसको। हम कर ले रहे हैं इंतजार, आप जब भी भेज देना हम तब भी उसको पढ़ा देंगे, ठीक, जो भी चीजें अगर हमें लगेंगे कि हाँ ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए हम जितना आपको पढ़ा रहे हैं ना वो खुद ही एक्स्ट्रा है, अपने आप में खुद ही वो इतना ज्यादा है कि आपको जो है